हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटेज एकेडमी। आज के इस सेशन में सेल ओसीटी बोकारो स्टील प्लांट का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इस ध्यान को से जरूर देखिएगा और आप लोग अपना अपना पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट भी करते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ आप लोगों को। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट्स इज। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसआई यूनिट्स में फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये 90% स्टूडेंट को पता होगा क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, आपने क्लिक कर दिया न्यूटन, बट पढ़ने का तरीका ये है कि जितने भी यूनिट यहाँ पे दिया है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो और भी चीज़ें इसके बारे में जो है फोर्स से रिलेटेड वो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए फोर्स का आपने यूनिट जान लिया, क्या है एसआई यूनिट, न्यूटन हो गया। ठीक है, उसके बाद एनर्जी का यूनिट देख लीजिए। एनर्जी का यूनिट जो होता है वो होता है जूल। ओके, और 1 जूल इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 न्यूटन मीटर होता है। ओके, और पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते वाट किसका यूनिट है, पावर का। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। ये सब चीज भी जानना जरूरी है। ठीक है, और 1 वाट इक्वल टू होता है, ये भी आपको जान लीजिए, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो है बी, इसका राइट ऑप्शन है फोर्स का। ओके, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग को करना इस तरह के से समझ लेना जरूरी होता है। ओके, क्योंकि एग्जाम में आप जाते हैं आपने यूनिट पढ़ लिया, इसका मतलब क्या है कि फोर्स का यूनिट पूछ रहा, अगली बार किसी भी चीज का यूनिट पूछ सकता है, पावर का पूछ सकता है, एनर्जी का पूछ सकता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो दो क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करता है। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो हो जाएगा, लिख लेंगे आप लोग, नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोमेंटम, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा। ये इसका वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरा जो आता है एक स्केलर क्वांटिटी, एग्जाम में जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड ओनली, डिफाइन मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, मास, ओ सॉरी, मास, एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एनर्जी, मास और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और 90% स्टूडेंट आप लोग जो हैं आपको पता भी होगा। लेकिन ये जब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का आप लोग नोट बना लीजिए, टेबल बनाइए और पूरा वहाँ पे लिख लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी टाइप से तो आप इसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल इज यूज फॉर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन जो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कंटेक्ट, लेंथ ऑफ कंटेक्ट और नेचर ऑफ सरफेस, ये तीनों पे डिपेंड करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर पूछा जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर पूछा जाए द मेन, यहाँ मेन लगा दिया, द मेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन मेन, ठीक है, तो वो होगा नेचर ऑफ सरफेस, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ये अगर दोनों नहीं रहा तो नेचर ऑफ सरफेस रहेगा, या फिर मेन अगर लिखा रहे तो। ओके, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन यानी जो ग्रिप बैठता है, जैसे मान लीजिए कि व्हीकल है, आप मोटरसाइकिल ले लीजिए या फिर कार, उसका टायर जो है उसमें सोल होता है, तो सोल जो ग्रिप होता है और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, उसी की वजह से, जिसकी वजह से चल पाता है। अगर प्लेन वो रहता, अगर मान लीजिए रोड भी प्लेन हो जाए, जैसे टाइल्स लगा हो, अगर उस पर बाइक चलाएंगे तो फ्रिक्शन कम लग गया, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो चल नहीं पाएगा, स्कीड कर पाएगा। ठीक है, तो वही जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, एरिया ऑफ कंटेक्ट, कितने एरिया में वो कंटेक्ट है उसका, तो वो होगा, तो ये भी राइट आंसर है। लेंथ ऑफ कंटेक्ट, कितना लेंथ पे वो कंटेक्ट कर रहा है, मान लीजिए इतने छोटे पे ही कंटेक्ट कर रहा है फ्रिक्शन, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, स्किड कर सकता है। लेंथ बड़ा हो, एरिया बड़ा हो तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और नेचर ऑफ सरफेस का मतलब नेचर, उसका नेचर कैसा है, यानी खुरदरा है या प्लेन है। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल दिया, सोल होता है या रोड होता है जिसपे हम चलते हैं, तो वो रोड खुरदुरा होता है। अगर वही टाइल्स की बात करें तो बहुत चिकना होता है, तो उसी को बोलते हैं नेचर ऑफ सरफेस, कि उस सरफेस का नेचर कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है मेन फ्रिक्शन। ओके, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा डी। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन इज, सेल्फ लॉकिंग मशीन का इफिशियंसी जो होता है वो लेस देन 50% है, 50% से कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, लेस देन 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइजन्स रेशो फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू। ठीक है, पॉइजन्स रेशो पूछ रहा, तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन दोनों बी और सी दोनों मिल जाएगा आपको। जो पॉइजन्स रेशो होता है, सबसे पहले जान लीजिए पॉइजन्स रेशो क्या होता है। इसका पॉइजन्स रेशो, इसका सिंबल जो होता है म्यू होता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशो म्यू इक्वल टू होता है माइनस, माइनस का साइन होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ठीक है, ये पॉइजन्स रेशो होता है 1/4 और 1/3। मोस्ट ऑफ द मटेरियल पूछ रहा, अधिकतर मटेरियल में पॉइजन्स रेशो जो होता है 1/3 होता है, यानी 1:3। ओके, तो 1:3 राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर ऑप्शन में 1/3 नहीं दिया होता तो 1:4 भी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो रेंज होता है, पॉइजन्स रेशो का रेंज जो होता है 0 to 0.5 होता है, समझ लीजिएगा। ठीक है, 0 किसके लिए होता है, कॉर्क मटेरियल के लिए होता है, कॉर्क एंड रिजिड बॉडी के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशो आप पढ़ रहे हैं तो सब कुछ इसके बारे में जान लीजिए, जो किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। और 0.5 जो मैक्सिमम 0.5 होता है, कहीं कहीं 1/2 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। और 0.5 और 1/2 जो होता है वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए होता है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी और रबर। अधिकतर एग्जाम्पल में आप देखेंगे रबर। तो ये हो गया पॉइजन्स रेशो, कंप्लीट हो गया। पॉइजन्स रेशो से यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप लोग सेल ओसीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्लांट का सेल का, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे
कोर्स ज्वाइन करके सीक्वेंस में बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स वहाँ पे आपको मिलेगा, एक नॉमिनल अमाउंट पे करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और डेली प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रिपरेशन वहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना है तो आप एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300 MPa ओके इन वन प्लेन accompanied by a simple shear stress of 200 MPa, the maximum normal stress on the plane will be। ओके, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो देखिए इस टाइप से एक प्लेन है, ठीक है, इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा 300 MPa एक प्लेन में, ठीक है, दूसरे साइड भी 300 MPa ही होगा, ठीक। और क्या दे रहा, शियर स्ट्रेस जो है ये है 200 MPa। ओके, तो क्या करना है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 प्लस माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। टाउ जो होता है वो शियर स्ट्रेस, ठीक है, इस तरह के से फॉर्मूला होगा। तो इसमें देखिए सिग्मा एक्स क्या है, ये 300 MPa है टेंसाइल फोर्स, ओके, और सिग्मा वाई, वाई का वैल्यू नहीं दिया है, ये एक्स एक्सिस लाइन है, एक टेंसाइल जो होता है एक्स एक्सिस लाइन पर होता है, ओके। तो देखिए और सिग्मा वाई नहीं दिया हुआ है तो जीरो हो जाएगा। तो 300 प्लस जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस, हम यहाँ पे प्लस में वैल्यू लेंगे, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यानी 300 माइनस 0 300 डिवाइडेड बाय 2 150 हो जाएगा। 150 का स्क्वायर कर लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग, प्लस टाउ एक्स वाई जो है वो 200 MPa है, तो 200 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। तो 300 डिवाइडेड बाय 2 150 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। एक जीरो है यहाँ पे तो 2 जीरो लगा दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो जीरो जो होता है वो डबल हो जाता है। प्लस 2 का स्क्वायर, आप 200 का स्क्वायर मत सोचिए, 2 का स्क्वायर सोचिए 4 होता है, 2 जीरो पहले से ही है तो जीरो डबल हो जाएगा तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 22,500 और 40,000, 62500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 150 प्लस 625 625, ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 625 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 25, और डबल जीरो है और रूट इसका निकाल रहे हैं तो एक जीरो कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 250। तो ये क्या हो जाएगा 150 और 250 कितना हो जाएगा 400 MPa, 400 MPa, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, 400 MPa। तो सिंपल है क्वेश्चन, इतना ही सिंपल आता है। अब बार बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन को तो ये जो फार्मूला है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और तुरंत आप समझ जाएंगे कि आंसर क्या हो जाएगा, 30-40 सेकेंड में ये आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया। और फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि इसका जो PDF जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पे या ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप सेल OCT का बना हुआ है, वहाँ भी इसका PDF मिल जाएगा, ओके। कंप्लीट 50 क्वेश्चन का, जैसे सेल OCT बोकारो का मॉडल क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ जो कि 50-50 रेशियो में आता है, 50 का टेक्निकल और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। तो टोटल यहाँ पे इस PDF में 50 आपको क्वेश्चन मिलेगा, और 50 क्वेश्चन ही जो एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा आ सकता है और आता है इसी टाइप से क्वेश्चन, वो पूरा 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम लोग, ओके।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। A rod of dimension 20 mm and 20 mm is carrying an axial tensile load of 10 kN. The tensile stress developed each। ओके, देखिए पहले डाटा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो एरिया दिया हुआ है, डायमेंशन ए 20 इंटू 20 mm जो दिया है वो एरिया है। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए एरिया क्या है, 20 इंटू 20 mm में है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 mm² हो जाएगा। ओके, और एक्सियल टेंसाइल लोड है P इक्वल टू दिया है 10 kN। ओके, तो इसको न्यूटन में रखना है हमें, तो 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस यानी सिग्मा डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू होता है P/A। टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू होता है लोड बाय एरिया। P जो होता है वो होगा लोड, और ये जो है ये एरिया हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना है 10 kN का, तो 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, और एरिया जो है 400 mm² है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 के पावर में 3 है, तो इसको देखिए इसको लिख सकते हैं 1000। ठीक है, यानी 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा 100। ओके, 100 डिवाइडेड बाई 4 ये बच गया है, तो 25 चौका 100 होता है, तो हो जाएगा 25 MPa। तो राइट आंसर विल बी C 25 MPa। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10th। द फॉर्मूला फॉर द एक्सटेंशन इन द टेपर रॉड, ये याद रखिएगा ध्यान से, टेपर रॉड ऑफ लेंथ L एंड टेपर डायमीटर ऑफ D1 एंड D2 अंडर द एक्सियल टेंसाइल लोड P। तो फार्मूला है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी भी देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए ही हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 4PL पाई E D1 D2, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11th। ओके, इन एन इलेप्टिकल ट्रेमल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेप्टिकल ट्रेमल जो होता है वो इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होता है। याद रखिएगा, इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज अ इलेप्टिकल ट्रेमल। ओके, तो देखिए इलेप्टिकल, इसमें टोटल जो लिंक होता है 4 होता है। ओके, देखिए कैसे, इस तरीके से इलेप्टिकल ट्रेमल होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक होता है स्लाइडर, एक यहाँ पे होता है स्लाइडर, यहाँ पिन होता है, और यहाँ से यहाँ तक एक होता है बार। ओके, तो ये जो स्लाइडर है इसको लिंक 1 बोलेंगे, स्लाइडर लिंक जो है 1 बोलेंगे, और ये बार जो है वो लिंक 2 बोलेंगे, बार लिंक 2, और ये एक स्लाइडर है तो ये हो जाएगा लिंक 3। ठीक है, और ये जो है ये प्लेट है, तो इस 4th लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 टर्निंग पेयर होता है और 2 स्लाइडिंग पेयर होता है। यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा ये स्लाइड करेगा स्लाइडर, और यहाँ पे ये टर्निंग पेयर होगा यहाँ और यहाँ, तो 2 स्लाइडर पेयर और 2 टर्निंग पेयर। राइट आंसर विल बी सी, 2 पेयर आर टर्निंग एंड अदर 2 स्लाइडिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इन क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, इसको बोला जाता है IC, इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर IC का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। n जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लिंक। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंक अगर दिया है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ बोला है कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर का रोटेशन आपको निकालना है, किसका, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ये दिया हुआ है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। इसमें टोटल लिंक जो होता है 4 होता है, 4। ये याद रखिए, ये याद नहीं रहेगा नहीं बन पाएगा। ठीक है, लिंक 4 होता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में। तो हमें लिंक मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी
12/2 यानी 6 आंसर हो गया। सेकेंड रो में आंसर मिल जाता है, कोई टाइम नहीं लगता, आंसर हो जाएगा सी 6। ओके, नेक्स्ट देखेंगे द कैम साइज इज डिपेंड ऑन, कैम का साइज जो होता है वो डिपेंड करता है बेस सर्कल पे, राइट आंसर हो जाएगा ए बेस सर्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एडेंडम इज, एडेंडम का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, देखिए एडेंडम इक्वल टू होता है 1 मॉड्यूल, मॉड्यूल। ओके, और डिडेंडम का क्या होगा, डिडेंडम, कुछ स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो माफ कीजिएगा, इक्वल टू होता है 1.157 मॉड्यूल, मॉड्यूल को एम भी लिखते हैं। तो ये हो गया डिडेंडम का, हमें पूछा है एडेंडम, तो एडेंडम का ये 1 मॉड्यूल, राइट आंसर हो जाएगा ए 1 मॉड्यूल। तो डिडेंडम का भी आपको याद रखना है कि कहीं इनके साथ या कभी कभी आता भी है, तो 1.157 मॉड्यूल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इनवॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल इज, इनवॉल्यूट गियर में प्रेशर एंगल जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, तो राइट आंसर विल बी ए ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रू होल इज, स्क्रू होल क्या होता है, स्क्रू होल होता है कि मोल्ड का ओपनिंग होता है जहां से मोल्टन मेटल जो होता है यानी लिक्विड मेटल यानी पिघला हुआ मेटल समझ लीजिए, उसको पोर किया जाता है यानी डाला जाता है ऐसे, तो वही उसी को बोलते हैं स्क्रू होल। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक मोल्डिंग है, ठीक, और यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है, तो यहाँ से जो लिक्विड डाला जाता है यहाँ, तो इसी को बोला जाता है स्क्रू होल, राइट आंसर हो जाएगा डी एन ओपनिंग इन अ मोल्ड फॉर पोरिंग अ मोल्टन मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग मेथड जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को कास्ट करने के काम में आता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल जो होता है वो होता है लीड, टीन एंड जिंक, तो राइट आंसर हो जाएगा डी अलॉय ऑफ लीड, टीन एंड जिंक। और ब्रास एंड अल्युमिनियम एंड कॉपर, यहाँ पे लिख दीजिए कॉपर। तो ये जो है ये कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग के लिए है, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 ऑर्नामेंट्स आर कास्ट बाय, ऑर्नामेंट जो होता है वो कास्ट जो किसके द्वारा होता है, स्लश कास्टिंग के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा बी स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग का एग्जांपल है ये थीन कास्टिंग के काम में आता है, इट इज यूज फॉर थीन कास्टिंग, लिख लीजिए एग्जाम्पल है स्लश कास्टिंग का। ऑर्नामेंट जो एक पहला एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ट्वाइस, ओके, लैम्प एक्सेट्रा। ओके, अगर एग्जाम में सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही आता है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर नहीं होता है, तो ये लिख लेंगे नो कोर इज यूज, नो कोर इज यूज इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन, तो स्टील का हार्डनेस जो होता है वो डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट पे। क्या आयरन में जितना कार्बन रहेगा उतना ज़्यादा हार्ड होगा। ओके, तो आयरन कार्बन डायग्राम में आपने देखा होगा, तो ये है अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट्स डिपेंड करेगा इस पे, राइट आंसर हो जाएगा बी। कहीं कहीं पे आप देखेंगे सीमेंटाइट कंटेंट्स भी ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ बुक्स है जो आप लोग अधिकतर पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं पे दिया हुआ है, तो उससे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे कार्बन कंटेंट अगर नहीं दिया होगा वहाँ सीमेंटाइट कंटेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि सीमेंटाइट जो होता है उसमें ऑलरेडी कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें हार्डनेस सीमेंटाइट में ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है, बट डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट पे ही अगर ये ऑप्शन में दिया है तो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, तो वो होता है स्टील। ऐसे लगता है कि रबर बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा क्योंकि फैलाने से फैल जाता है, बट आंसर जो है वो रॉन्ग है, रबर नहीं होगा, ठीक है, स्टील होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
इन हाई स्पीड स्टील HSS ऐसे रहेगा 1841 द परसेंटेज ऑफ वेनेडियम इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, कभी वेनेडियम का परसेंटेज, कभी टंगस्टन का परसेंटेज और कभी कभी क्रोमियम का परसेंटेज। तो देखिए 1% जो होता है वो होता है वेनेडियम, ठीक है, तो राइट आंसर यही हो गया। 4% जो होता है वो होता है क्रोमियम, अच्छे से लिख लेंगे, और 18% जो होता है टंगस्टन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वॉल्यूम। ओके, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी जो है ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड वॉल्यूम, ये इंडिपेंडेंट होता है मास एंड वॉल्यूम पे। इंटेंसिव से याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट है, इन थ्रोटलिंग प्रोसेस हमेशा आता है। थ्रोटलिंग का किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीका से पूछ लिया जाए, तो आप एक ही आंसर उसमें खोजिएगा ऑप्शन में, एंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, एंथैल्पी रिमेन्स द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाई एट। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, चेंज ऑफ एंथैल्पी जो होता है डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। डेल्टा एच यानी चेंज ऑफ एंथैल्पी, एच जो होता है वो सिंबल है एंथैल्पी का। ओके, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है CP, सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ, मास m CP इंटू dt। dt जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और जो CP होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। तो ये डिपेंड किस पे करता है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे, ये राइट ऑप्शन है, यहीं पे हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड, न्यूमेरिकल जो है 15 से 20%, 25% तक किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल छोड़कर आप लोग मत जाइएगा। बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि न्यूमेरिकल नहीं छोड़ सकते हैं, एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे न्यूमेरिकल के बिना। ओके, तो देखिए, अ हीट इंजन परफॉर्म अ वर्क ऑफ 100 किलो जूल पर साइकिल। डाटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, डाटा निकाल लेते हैं, क्या है, वर्क दिया है 100 किलो जूल। ओके, देखिए, द इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज 50%। इंजन का एफिशिएंसी जो है वो कितना 50% है, यानी 0.50 इसको लिख सकते हैं, यानी 0.5। ओके, तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल पर साइकिल, कितना हीट रिजेक्ट होगा। ओके, तो देखिए, हीट रिजेक्ट तो हमें दिया है, ये वर्क डन दिया है और इफिशियंसी दिया है, तो इसमें से हम फार्मूला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इफिशियंसी का फार्मूला होता है कार्नोट इफिशियंसी का वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई QS। ओके, तो वर्क डन 100 किलो जूल दिया है और हीट सप्लाई हमें नहीं दिया है, ये नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इफिशियंसी यहाँ पे दिया है 0.5, ओके, वर्क डन दिया है 100 और हीट सप्लाई हम निकाल लेते हैं QS, तो QS यानी हीट सप्लाई हो जाएगा, ये अगर इधर गया तो ये इधर आएगा 0.5 नीचे आएगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का 2 ऊपर जाएगा। ओके, 100 अपॉन 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 200 किलो जूल क्या हो गया हीट सप्लाई। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हीट रिजेक्ट, ठीक है, तो हीट रिजेक्ट यानी क्यूआर होता है, तो क्यूआर हीट सप्लाई, जितना हीट सप्लाई हुआ और इतने उसमें से कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क हुआ उसको माइनस करेंगे, तो हीट सप्लाई माइनस वर्क डन, यानी हीट सप्लाई यहाँ पे देखेंगे, यही निकाल देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे
हीट सप्लाई 200 है और वर्क डन 100 किलो जूल दिया हुआ है 100, तो हो जाएगा 100 किलो जूल। ओके, मिल गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 100 किलो जूल। तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल होता है, बस प्रैक्टिस करनी होती है आपको, न्यूमेरिकल प्रिपरेशन करना होता है, प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में हम लोग 25 तक ही क्वेश्चन इसमें किए हैं, और नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है 26 to 50 आप पार्ट 2 में देख सकते हैं, जो कि इसके साथ ही अपलोड हो चुका है, तो ये देख लिए तो उसको देख सकते हैं। और आप सेल ओसीटी का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से सीक्वेंस में बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।